आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी डिमॉन्स्ट्रेशन। महाशय गुरु प्रसाद जी रसिक जीव हैं। उन्हें गाने बजाने, खाने खिलाने और सैर तमाशे का शौक है, लेकिन द्रव्योपार्जन में उनकी कोई रुचि नहीं है। वे किसी के मुहताज नहीं हैं और भले आदमी हैं, लेकिन किसी काम में पूरी तरह से लग नहीं सकते। वे चाहते हैं कि कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें तुरंत लाभ हो और वे हमेशा के लिए बेफिक्र हो जाएं। उनका सपना है कि बैंक से छमाही सूद आता रहे, वे खाएं और आराम से रहें। किसी ने सलाह दी कि नाटक कंपनी खोलें। उन्हें यह सलाह अच्छी लगी और उन्होंने मित्रों को लिखा कि वे ड्रामेटिक कंपनी खोलने जा रहे हैं, इसलिए लोग ड्रामे लिखना शुरू कर दें। कंपनी का प्रॉस्पेक्टस बना, कई महीने उसकी चर्चा होती रही और कई बड़े लोगों ने हिस्से खरीदने का वादा किया, लेकिन न तो हिस्से बिके और न ही कंपनी खड़ी हुई। इसी धुन में गुरु प्रसाद जी ने एक नाटक लिख डाला और अब यह सोचने लगे कि इसे किसी कंपनी को दिया जाए। लेकिन यह तो स्पष्ट था कि कंपनियां अपने नाटककार से बाहर के किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगी और उनकी रचना में कमियां निकालकर कंपनी के मालिक को भड़काएंगी। इसलिए यह तय किया गया कि नाटक का ऐसा प्रभाव जमा दिया जाए कि नाटककार की कोई बात न चले। 5 सज्जनों की एक कमेटी बनाई गई और पूरा प्रोग्राम विस्तार से तय किया गया। दूसरे दिन ये 5 सज्जन गुरु प्रसाद जी के साथ नाटक दिखाने गए। तांगे आ गए और हारमोनियम, तबला आदि सब तांगों पर रख दिए गए, क्योंकि नाटक का डेमोन्स्ट्रेशन करना तय हुआ था। अचानक विनोद बिहारी ने कहा कि तांगे पर जाने से कंपनी के मालिक को बुरा लगेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि मोटर मंगानी चाहिए। रसिक लाल ने कहा कि किराए की मोटरों से वह प्रभाव नहीं बनेगा जो रईस की मोटरों से बनेगा। वे सोचने लगे कि किस रईस से मोटर मांगी जाए। एक सेठ जी के पास जाने का विचार किया, लेकिन उनकी मोटरें अफसरों के लिए रिजर्व थीं। कपूर साहब के पास भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्होंने बहाना बना रखा था। गुरुप्रसाद ने कहा कि तांगे पर चलने में कोई हरज नहीं था। विनोद बिहारी ने कहा कि नाटक लिखना और उसे सफल बनाना 2 अलग बातें हैं। अमरनाथ ने कहा कि मोटर के लिए राजा रईस की खुशामद करना बेकार है, पांव पांव चलने पर नाटक की अधिक प्रभावशाली छवि बनेगी। विनोद बिहारी और अन्य लोग इस विचार को लेकर बहस करने लगे कि किस प्रकार नाटककार को प्रभावित किया जाएगा। वे किसी तरह के आकर्षण के लिए पांव पांव चलने का निर्णय लेते हैं। जब वे कंपनी के कैंप में पहुंचे, वहां मालिक, उनके एक्टर और नाटककार पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। पान, इलायची, सिगरेट आदि मंगवा लिए गए थे। रसिक लाल ने मालिक से कहा कि वे पांव पांव आए हैं और इसका आनंद उठाते हुए आए हैं। विनोद बिहारी ने बताया कि कवि की आत्मा कोमल होती है और वह मधुर संगीत का भंडार होता है। अमरनाथ ने बताया कि गुरु प्रसाद जी ने 1000 किताबों का अध्ययन किया है और नाटककार की रचना में कोई दोष नहीं होना चाहिए। रिहर्सल शुरू हुआ और सभी ने नाटक की प्रशंसा की। नाटक की तारीफ की गई और सभी ने महसूस किया कि यह नाटक दर्शकों के दिल को छूने वाला था। लेकिन जब रिहर्सल समाप्त हुआ तो सेठ जी का चेहरा बिना किसी प्रतिक्रिया के जड़ जैसा था। विनोद बिहारी ने मुआमले की बात पूछी, लेकिन सेठ जी ने कहा कि वे अगले दिन इस पर निर्णय करेंगे और भोजन के लिए भी आमंत्रित किया। जब पंच पांडव बाहर आए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। विनोद ने कहा कि 5000 की थैली है, अमरनाथ ने कहा कि रंग जम गया है और रसिक लाल ने अनुमान लगाया कि 4000 का लाभ होगा। मस्तराम, और मेरा विश्वास है कि 10,000 से कम वह कहेगा ही नहीं। मैं तो सेठ जी के चेहरे की ओर ध्यान से देख रहा था। आज ही कह देता, पर डरता था कहीं ये लोग अस्वीकार न कर दें। उसके होंठों पर हंसी न थी, पर वह मग्न हो रहा था। गुरुप्रसाद, मैंने पढ़ा भी तो जी जान से। विनोद, ऐसा लगता था कि तुम्हारी वाणी पर सरस्वती विराजमान है। सभी की आंखें खुल गईं। रसिक, मुझे उसकी चुप्पी से थोड़ा संदेह होता है। अमर, आपके संदेह का क्या कहना? आपको ईश्वर पर भी संदेह है। मस्तराम, ड्रामेटिस्ट भी बहुत खुश हो रहा था। 10-12 हजार का वारा न्यारा है भाई। आज इस खुशी में एक दावत होनी चाहिए। गुरुप्रसाद, अरे तो कुछ बोहनी बट्टा भी हो जाए। मस्तराम, जी नहीं, तब तो जलसा होगा। आज दावत होगी। विनोद, भाग्य के बली हो तुम गुरुप्रसाद। रसिक, मेरी राय है जरा उस ड्रामेटिस्ट को गांठ लिया जाए, उसका मौन मुझे भयभीत कर रहा है। मस्तराम, आप तो वही हुए हैं, वह नाक रगड़ कर रह जाए तब भी यह सौदा होकर रहेगा। सेठ जी अब बचकर निकल नहीं सकते। विनोद, हम लोगों की भूमिका भी तो जोरदार थी। अमर, उसी ने तो रंग जमा दिया। अब कोई छोटी रकम कहने का उसे साहस न होगा। अभिनय, रात को गुरुप्रसाद के घर मित्रों की दावत हुई।
दूसरे दिन कोई 6 बजे पांचों आदमी सेठ जी के पास जा पहुंचे। संध्या का समय हवाखोरी का है। आज मोटर पर न आने के लिए बना बनाया बहाना था। सेठ जी आज बेहद खुश नजर आ रहे थे। कल की वह मुहर्रमी सूरत अंतर्धान हो गई थी। बात बात पर चहकते थे, हंसते थे, जैसे लखनऊ का कोई रईस हो। दावत का सामान तैयार था। मेजों पर भोजन चुना जाने लगा। अंगूर, संतरे, केले, सूखे मेवे, कई किस्म की मिठाइयां, कई तरह के मुरब्बे, शराब आदि सजाए गए और यारों ने खूब मजे से दावत खाई। सेठ जी मेहमान नवाजी के पुतले बने हुए हर एक मेहमान के पास जाकर पूछते, कुछ और मंगवाऊं? कुछ और लीजिए। आप लोगों के लायक भोजन यहां कहां बन सकता है? भोजन के उपरांत लोग बैठे तो मुआमले की बातचीत होने लगी। गुरु प्रसाद का हृदय आशा और भय से कांपने लगा। सेठ जी, हुजूर ने बहुत ही सुंदर नाटक लिखा है। क्या बात है? ड्रामेटिस्ट, यहां जनता अच्छे ड्रामों की कद्र नहीं करती, नहीं तो यह ड्रामा लाजवाब होता। सेठ जी, जनता कद्र नहीं करती, न करे। हमें जनता की बिल्कुल परवाह नहीं है, रत्ती भर परवाह नहीं है। मैं इसकी तैयारी में 40,000 केवल बाबू साहब की खातिर खर्च कर दूंगा। आपने इतनी मेहनत से एक चीज लिखी है तो मैं उसका प्रचार भी उतने ही हौसले से करूंगा। हमारे साहित्य के लिए क्या यह कुछ कम सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महान व्यक्ति इस क्षेत्र में आ गए हैं? यह कीर्ति आपको अमर बना देगी। ड्रामेटिस्ट, मैंने तो ऐसा ड्रामा आज तक नहीं देखा। लिखता मैं भी हूं और लोग भी लिखते हैं, लेकिन आपकी उड़ान को कोई क्या पहुंचेगा? कहीं कहीं तो आपने शेक्सपियर को भी मात दे दी है। सेठ जी, तो जनाब, जो चीज दिल की उमंग से लिखी जाती है वह ऐसी ही अद्वितीय होती है। शेक्सपियर ने जो कुछ लिखा रुपये के लोभ से लिखा। हमारे दूसरे नाटककार भी धन के लिए ही लिखते हैं। उनमें वह बात कहां पैदा हो सकती है? गोसाई जी की रामायण क्यों अमर है? इसीलिए कि वह भक्ति और प्रेम से प्रेरित होकर लिखी गई है। सादी की गुलिस्तां और बोस्तां, होमर की रचनाएं इसीलिए स्थायी हैं कि उन कवियों ने दिल की उमंग से लिखा। जो उमंग से लिखता है वह एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक उक्ति पर महीनों खर्च कर देता है। धन के इच्छुक को तो एक काम जल्दी से समाप्त करके दूसरा काम शुरू करने की फिक्र होती है। ड्रामेटिस्ट, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हमारे साहित्य की अवनति केवल इसलिए हो रही है कि हम सब धन के लिए या नाम के लिए लिखते हैं। सेठ जी, सोचिए, आपने 10 साल केवल संगीत कला में खर्च कर दिए। लाखों रुपए कलाकारों और गायकों को दे डाले होंगे। कहां कहां से और कितने परिश्रम और खोज से इस नाटक की सामग्री एकत्र की। न जाने कितने राजों महाराजों को सुनाया। इस परिश्रम और लगन का पुरस्कार कौन दे सकता है? ड्रामेटिस्ट, मुमकिन ही नहीं। ऐसी रचनाओं के पुरस्कार की कल्पना करना ही उनका अनादर करना है। इनका पुरस्कार यदि कुछ है तो वह अपनी आत्मा का संतोष है। वह संतोष आपके एक एक शब्द से प्रकट होता है। सेठ जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा कि ऐसी रचनाओं का पुरस्कार अपनी आत्मा का संतोष है। यश तो बहुधा ऐसी रचनाओं को मिल जाता है जो साहित्य के कलंक हैं। आपसे ड्रामा ले लीजिए और आज ही पार्ट भी तकसीम कर दीजिए। 3 महीने के अंदर इसे खेल डालना होगा। मेज पर ड्रामे की हस्तलिपि पड़ी हुई थी। ड्रामेटिस्ट ने उसे उठा लिया। गुरुप्रसाद ने दीन नेत्रों से विनोद की ओर देखा। विनोद ने अमर की ओर, अमर ने रसिक की ओर, पर शब्द किसी के मुंह से न निकला। सेठ जी ने मानो सभी के मुंह सी दिए हों। ड्रामेटिस्ट साहब किताब लेकर चल दिए। सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर को थोड़ी सी तकलीफ और करनी होगी। ड्रामा का रिहर्सल शुरू हो जाएगा तो आपको थोड़े दिनों कंपनी के साथ रहने का कष्ट उठाना पड़ेगा। हमारे एक्टर अधिकांश गुजराती हैं। वे हिंदी भाषा के शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। कहीं कहीं शब्दों पर अनावश्यक जोर देते हैं। आपकी निगरानी से यह सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। एक्टरों ने यदि पार्ट अच्छा न किया तो आपके सारे परिश्रम पर पानी पड़ जाएगा। यह कहते हुए उन्होंने लड़के को आवाज दी, बॉय, आप लोगों के लिए सिगार लाओ। सिगार आ गया। सेठ जी उठ खड़े हुए। यह मित्र मंडली के लिए विदाई की सूचना थी। 5 सज्जन भी उठे। सेठ जी आगे आगे द्वार तक आए। फिर सबसे हाथ मिलाते हुए कहा, आज इस गरीब कंपनी का तमाशा देख लीजिए। फिर यह संयोग न जाने कब प्राप्त हो। गुरुप्रसाद ने मानो किसी कब्र के नीचे से कहा, हो सका तो आ जाऊंगा। सड़क पर आकर 5 मित्र खड़े होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तब 5 ही जोर से हंसी में डूब पड़े। विनोद, यह हम सबका गुरु घंटाल निकला। अमर साफ आंखों में धूल झोंक दी। रसिक, मैं उसकी चुप्पी देखकर पहले ही डर रहा था कि यह कोई पल्ले सिरे का घाघ है।
मस्तराम मान गया इसकी खोपड़ी को, यह थप्पड़ उम्र भर न भूलेगी। गुरु प्रसाद इस आलोचना में शरीक न हुए। वह इस तरह सिर झुकाए चले जा रहे थे मानो अभी तक वह स्थिति को समझ ही न पाए हों। मुंशी प्रेमचंद की कहानी डिमॉन्स्ट्रेशन हमें समाज की आंतरिक विषमताओं और व्यावसायिक चालाकियों के बारे में गहरी सीख देती है। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि कैसे भले ही व्यक्ति अपनी अच्छाई और ईमानदारी को सिद्ध करने के प्रयास करता है, लेकिन समाज और व्यवस्था के भीतर छिपी हुई बुराइयां और भ्रष्टाचार अक्सर उसे असफल बना देती हैं। कहानी में नायक की ईमानदारी और उसके द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद वह असल में एक सच्चे बदलाव की ओर नहीं बढ़ पाता। यह हमें यह सिखाती है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए केवल व्यक्तिगत प्रयास ही नहीं, बल्कि समाज के व्यापक तंत्र और उसके घटकों को भी सही दिशा में ले जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कहानी यह भी दर्शाती है कि कैसे व्यावसायिक और सामाजिक स्वार्थ किसी भी ईमानदार प्रयास को विफल कर सकते हैं। नायक की कोशिशों के बावजूद वे शक्तिशाली लोग और उनके स्वार्थी उद्देश्यों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। इस प्रकार प्रेमचंद ने यह सिखाया है कि वास्तविक बदलाव के लिए गहरी सामाजिक संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है और केवल व्यक्तिगत प्रयासों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी डिमॉन्स्ट्रेशन।